नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आप देख रहे हैं खबरें अब तक। आज हम बात करेंगे यूजीसी के नए नियम की, अखिलेश यादव के सीएम योगी पर किए गए पलटवार की और राहुल गांधी के किसान आंदोलन जैसे बड़े धमाके की। साथ ही अंत में बात करेंगे केरल के दिल दहलाने वाली घटना की। लेकिन इन सभी बड़ी खबरों से पहले चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐतिहासिक, बोले पीएम मोदी। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ लखनऊ यूनिवर्सिटी में उतरे छात्र, दिल्ली में भी हुआ प्रदर्शन। यूजीसी के नए नियमों पर बवाल, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले कोई भेदभाव नहीं होगा। जीएसटी डिप्टी कमिश्नर ने सीएम योगी के समर्थन में दिया इस्तीफा, शंकराचार्य विवाद पर छोड़ा पद। इस्तीफा भेजने वाले अलंकार अग्निहोत्री हुए सस्पेंड, बरेली सिटी मजिस्ट्रेट की जांच करेंगे कमिश्नर। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, अब तक 25 लोगों की मौत। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा, कार एक्सीडेंट में 4 लोगों की हुई मौत। लेबनान में इजराइल का एक्शन, हिजबुल्लाह के बड़े नेता अली नूर को आईडीएफ ने किया ढेर। उत्तर प्रदेश में आपे से बाहर हुए सोने चांदी के रेट 1,57,660 प्रति 10 ग्राम पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। भारतीय बाजार बढ़त के बाद हुआ बंद, सेंसेक्स 320 अंक उछला, निफ्टी 25,150 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। देश के उच्च शिक्षा जगत में इस वक्त शैक्षिक सुनामी आ चुकी है। जी हां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को नया नियम क्या नोटिफाई किया कि पूरे देश की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक बारूद बिछ गया। एक तरफ सरकार इसे सामाजिक न्याय का ब्रह्मास्त्र बता रही है, तो दूसरी तरफ सवर्ण जाति के शिक्षक और कई नेता इसे सामान्य वर्ग को अपराधी बनाने की साजिश करार दे रहे हैं। दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली में एक सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे ने इस चिंगारी को राजनीतिक रंग में बदल दिया। ऐसे में आइए जानते हैं क्या है वो विवादित नियम जिसे मची है रार। दरअसल यूजीसी का कहना है कि 2020 से 2025 के बीच जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 100% का इजाफा हुआ। रोहित और पायल तड़वी जैसे मामलों के जख्मों को भरने के लिए ये नियम लागू किए गए। कुल 4 नियम बनाए गए हैं। पहला है इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वाड का गठन। इस नियम के अनुसार हर विश्वविद्यालय और कॉलेज को अपने कैंपस में एक कमेटी और स्क्वाड बनाना अनिवार्य होगा। इसका काम भेदभाव की निगरानी करना होगा, लेकिन आरोप है कि इसमें सामान्य वर्ग के प्रतिनिधित्व की कोई गारंटी नहीं दी गई है। साथ ही स्क्वाड को बहुत ज़्यादा शक्तियां दे दी गई हैं। दूसरा 24/7 हेल्पलाइन और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। संस्थानों को 24 घंटे सक्रिय रहने वाली एक शिकायत हेल्पलाइन और ईओसी स्थापित करना होगा, जहां छात्र भेदभाव की शिकायत दर्ज करा सकें। लेकिन छात्रों का तर्क है कि नियम में झूठी शिकायतों को रोकने या गलत आरोप लगाने वालों के खिलाफ दंड का कोई भी प्रावधान नहीं है, जिससे इसका दुरुपयोग हो सकता है। तीसरा, भेदभाव की व्यापक और नई परिभाषा। इस नियम के तहत यूजीसी के जातिगत भेदभाव की परिभाषा को और अधिक विस्तार दिया गया है। इसके तहत किसकी भावना आहत करने वाली टिप्पणी या व्यवहार को भी गंभीर श्रेणी में रखा गया है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये परिभाषा बहुत अस्पष्ट है। इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है और सामान्य वर्ग के छात्रों या शिक्षकों को बिना किसी पुख्ता सबूत के संभावित अपराधी के रूप में देखा जा सकता है। और चौथा, संस्थाओं की मान्यता रद्द करना और फंड रोकना। इस नियम के तहत जो उच्च शिक्षा संस्थान इन नए नियमों को लागू करने में विफल रहेंगे या लापरवाही बरतेंगे, यूजीसी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। इसमें संस्थान की मान्यता रद्द करने और फंड रोकने जैसे कड़े दंड शामिल हैं।
शिक्षाविदों का मानना है कि यह नियमों को थोपने जैसा है और इससे संस्थाओं की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। संस्थाओं का कहना है कि यह प्रशासनिक तानाशाही है। वहीं इस मुद्दे पर छात्र क्यों विरोध कर रहे हैं, इसका इन नए नियमों को लेकर क्या कुछ कहना है, इसके लिए हमने लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों से बातचीत की। छात्रों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, जैसा मुझे लगता है कि यूजीसी ने जो भी गाइडलाइन जारी की है बहुत सही जानकारी, मतलब बहुत सही चीज़ जारी की है। जैसे दलितों के साथ जो दमन किया जाता है, उनको जाति सूचक शब्दों के साथ बुलाया जाता है, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। और हालांकि अभी एक हाल ही में केस जैसे आया है कि किसी बच्चे ने सुसाइड कर ली और वो ये चीज़ नहीं सहन कर पाया। इन तरीके के जो भी अपमान सूचक शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उनके जाति पर उनको समझा जाता है या बुलाया जाता है उस नाम से, ये सरासर गलत है। और यूजीसी ने जो गाइडलाइन जारी की है मुझे लगता है सही है, बट इसके कई ड्रॉबैक्स भी हैं जो हम लोग देख सकते हैं। जैसे क्या ये सिर्फ एक ही जाति को समर्थन देने के लिए बुलाया गया है? क्या इससे सवर्ण जातियों के अंदर क्या वो चीज़ नहीं आएगी? क्या सिर्फ दलितों का दमन मेरे हिसाब से सिर्फ सवर्ण द्वारा ही किया जाए, ये बहुत ज़्यादा केसेस में हो सकता है, लेकिन अगर उन्हीं के जाति के द्वारा किया जाए तो उसमें यूजीसी के क्या गाइडलाइंस होंगी? और ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जितना मैंने सुना है उस हिसाब से मुझे यही लगता है कि हर तरीके के सभी छात्रों के लिए वैसी गाइडलाइन जारी कर देना चाहिए जिससे किसी के लिए भी कोई भी वैसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो। को सबसे पहले कि निचले सतह पर, निचले स्तर पर इसको कार्य को किया जाए। जैसे अगर निचले स्तर पर उनको शिक्षा, उनको सामाजिक प्रतिष्ठा या अपने समाज के प्रति कुछ अच्छा कार्य करेंगे तो यूजीसी को इतने लेवल पर कुछ बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सबसे पहले सरकार ऊपर लेवल देख रही है। सरकार को चाहिए कि सबसे पहले उनको समाज, और उसको भी दलितों को भी चाहिए कि अपना सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए। सबसे पहले शिक्षा दे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रोजगार के लिए जाएँ। सबसे पहले वो कहीं पर भी ऐसे उठा दिए जा रहे हैं कि हमको ये चाहिए, शिक्षा ज़रूरी है। जहाँ तक है SC ST या OBC या माइनॉरिटीज़ की बात है तो उन्हें आरक्षण बिल्कुल प्रदान करना चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ तक ये लगता है कि उन्हें जाति के बेस पे ना होके इकोनॉमिक बेस पे देना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी ज़्यादातर देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो पहले से जॉब में हैं या अच्छी जगह पे हैं, उसके बाद फिर ये भी देखा जा रहा है कि वो अपने ही जाति की सीटें खा ले रहे हैं या मतलब उसी का यूज कर ले रहे हैं। या ऐसा भी देखा गया है कि SC में जो उच्च वर्ग के लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, सिर्फ वो सीटें उन्हीं में अब्जॉर्ब हो जा रही हैं। तो इसके लिए भी मतलब ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। जहाँ तक यूजीसी की बात है तो हाँ बिल्कुल, अगर किसी के साथ अपमान होता है या किसी के साथ गलत कार्य होता है तो उस पर बिल्कुल नियम बनाने चाहिए, बस हाँ इसका मिसयूज ना हो। जैसे वहीं आपको बता दें, इस विवाद ने न केवल छात्रों को बल्कि ब्यूरोक्रेसी और सत्ताधारी दलों के अंदर भी दरार पैदा कर दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भारी आकांक्षाओं के जुल्मों को अतीत की बात कहकर भुला दिया जाता है, लेकिन आज के समाज के एक वर्ग को ऐतिहासिक अपराधी बताकर प्रतिरोध लिया जा रहा है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने इसे देश की एकता के लिए खतरा बताया। वहीं बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने तो इसे सवर्ण छात्रों के खिलाफ पक्षपाती बताते हुए अपने पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। वहीं ये मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। एक जनहित याचिका में इन नियमों को असंवैधानिक और मनमाना बताया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि ये नियम यूजीसी के अधिनियम 1956 की मूल भावनाओं के खिलाफ है और कैंपस में ध्रुवीकरण पैदा करेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने फिलहाल नियमों को वापस लेने या समीक्षा करने पर चुप्पी साध रखी है। सरकार का एक ही स्टैंड है कि हम समानता चाहते हैं, टकराव नहीं। लेकिन सवाल यह है कि बिना किसी चेक एंड बैलेंस के क्या ये नियम वास्तव में समानता लाएंगे या फिर कैंपस को जासूसी और डर का अड्डा बना देंगे? देखा जाए तो यूजीसी का ये नया नियम एक तरफ हाशिए पर छात्रों के लिए उम्मीद की किरण हो सकता है, लेकिन इसकी अस्पष्ट परिभाषा और झूठी शिकायतों पर चुप्पी ने इसे विवादों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर इसके विरोध की गूंज और बढ़ते इस्तीफे बताते हैं कि यह विवाद थमने वाला नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या ये नया नियम उच्च शिक्षा में सुधार लाएगा या फिर जातिगत खाई को और गहरा कर देगा। सबकी नजरें अब सुप्रीम कोर्ट के रुख और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करेंगे अगले मुद्दे की तरफ। उत्तर प्रदेश की
सियासी विषाद पर इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर जो शब्द बाण चले, उन्होंने लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक के राजनीतिक तापमान को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग अब बबुआ और बथुआ के इर्द गिर्द सिमट गई है। इस रार की शुरुआत तब हुई जब सीएम योगी ने एक स्कॉलरशिप कार्यक्रम में अखिलेश यादव पर सीधा वार करते हुए कहा, जो बबुआ दोपहर 12 बजे तक सोकर उठता हो, उसे गरीबों के दुख दर्द और प्रदेश के भविष्य की क्या चिंता होगी। योगी ने चुटकी लेते हुए यहां तक कह दिया कि जिस प्रदेश का मुखिया दोपहर में जागता हो, उसके लिए सूर्योदय की बात करना भी किसी सपने जैसी बात है। सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। आप सोचो, जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो करके उठता होगा, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा, बोले बेफिजुल की बात कर रहे हो, क्योंकि उसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, वो लेना भी नहीं चाहेगा। और परिणाम क्या होता था? उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। उनको पता ही नहीं था कि बेसिक शिक्षा उनके समय में बंजर हो चुकी थी, माध्यमिक शिक्षा नकल का अड्डा बन चुकी थी, और पहचान का संकट यहां के नौजवानों के सामने खड़ी होती थी। कुछ चंद माफिया यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। उस माफिया को जब क्रैश किया गया, नकल पर सख्ती से रोक लगाई गई, और उसके लिए प्रोजेक्ट अलंकार योजना ला करके उन स्कूलों का आज देखिए आप, इन जितने भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेज हैं, एडेड इंटर कॉलेजेज हैं, प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत हमने पैसा दिया है। आज उनके भव्य भवन फिर से अपने गौरव की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने भी गणतंत्र दिवस पर अपने कार्यकर्ताओं के बीच हमले का ऐसा तड़कता भड़कता जवाब दिया कि सियासी गलियारों में खलबली मच गई। जी हां, योगी के 12 बजे उठने वाले बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश ने कहा, कुछ लोग नींद से तो जाग जाते हैं लेकिन होश में नहीं आते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे लोगों की आंखें दिन भर बंद रहती हैं और वे जागकर भी मदहोश रहते हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश ने प्रयागराज के माघ मेले की हलचलों को सियासी रंग देते हुए सतुआ बाबा के बहाने चुटकी ली। उन्होंने कहा, सुना है कोई सतुआ और बथुआ बाबा है, लेकिन भाई मौसम तो अभी बथुआ का है। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। और जिनकी आंखें दिन भर बंद रहती हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो दिन भर आंखें बंद रहती हैं और जागकर भी मदहोश रहते हैं वो। हैं? और सुना है कोई एक सतुआ बाबा, एक बथुआ बाबा। ये मौसम तो बथुआ का है, तो इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान भी रहना है कि जो लोग ऐड देख करके हमें धोखा दे रहे हैं, प्रचार करा करके धोखा दे रहे हैं, सोचिए देश कहां पहुंच गया और कहां जाना चाहिए था। इसलिए संविधान पे देश चले और संविधान के तहत फैसले हों। आज शंकराचार्य जी के सामने भी संकट पैदा कर दिया सरकार ने, सोचिए आप। हालांकि अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने सरकार को घेरते हुए एसआईआर और नए एनआरसी करार दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग चुनाव हारने के डर में हैं, वो अब वोट काटने की साजिश रच रहे हैं। सपा प्रमुख ने धर्म और परंपराओं के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और कहा कि आज शंकराचार्य के अस्तित्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं और जिन मंदिरों को संरक्षण मिलना चाहिए था, उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। जो बंगाल में कर रहे हैं उससे ज्यादा यूपी में कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ 1 करोड़ वोट कटा है तो हमारे यहाँ 4 करोड़ वोट कटा है। ये कैसे समझदार लोग हैं बीजेपी के लोग। ये अपने आप को कहते हैं कि हम टेक्नोलॉजी को समझते हैं, हम डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, लेकिन इनके ऐप में न जाने कितने संशोधन हुए हैं। इनको इनका ही ऐप इनको समझ में नहीं आ रहा है। और कभी मैपिंग, कभी अनमैपिंग। पहले मैपिंग किया तो इतने लोग वोट में आ गए, 1 करोड़ हमारे, फिर अनमैपिंग कर दिया 1 करोड़ वोट। आखिरकार इनको टेक्निकल सपोर्ट कौन दे रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी को और इलेक्शन कमीशन को वही लोग टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हों जिन्होंने इन्हें कभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिए हो चंदे के नाम पर।
शंकराचार्य का जिस तरीका से माघ मेले में अपमान हुआ, क्या कहते हैं? बीजेपी सनातनी नहीं है, बीजेपी सनातनी नहीं है, बीजेपी को हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप बताइए, शंकराचार्य हमारे सबसे बड़े पूजनीय, सबसे सम्मानित, सबसे बड़ी ऊंची प्रतिष्ठा में बैठने वाले लोग, उनके साथ व्यवहार पुलिस ने क्या किया? उनका रथ पुलिस ने धक्का मारा। उनके जो सेवाकार हैं, साथ जो चलते हैं, उनके कितना अपमानित किया इन बीजेपी के लोगों ने, और किस लिए? क्योंकि बीजेपी हर चीज अपने हिसाब से चलाना चाहती है। वहीं अखिलेश यादव के इस बार का पलटवार करने में भारतीय जनता पार्टी ने भी देर न लगाई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। जो ये ढोंगी घड़ियाली आंसू जो बहा रहे हैं पूज्य शंकराचार्य जी के मामले में, ये सब संतों के द्रोही हैं, हिंदुओं के द्रोही हैं, राम भक्तों के द्रोही हैं, भारतीय संस्कृति के द्रोही हैं। यह सोच रहे हैं कि इस प्रकार के किसी मामले से उनको राजनीतिक फायदा मिल जाए, तो वह मिलने वाला नहीं है। वह जरूर टकटकी लगाए बैठे रहेंगे, लेकिन 2047 तक टकटकी ही लगाए रह जाएंगे। वहीं इसी बीच प्रयागराज के माघ मेले में कुंडा के विधायक राजा भैया की एंट्री ने सस्पेंस को और बढ़ा दिया। राजा भैया सतुआ बाबा के शिविर में पहुंचे, साधु संतों से मिले और करीब आधे घंटे तक वहां रहे, लेकिन उनकी रहस्यमयी खामोशी ने कई कयासों को जन्म दे दिया। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि राजा भैया वहां मौजूद शंकराचार्य से मिलने नहीं पहुंचे, जिन्होंने राजनीतिक और धार्मिक हलकों में नई बहस को छेड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये पारा बता रहा है कि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा हंगामेदार होने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सियासत का ये ट्रेलर तो बस शुरुआत है, क्योंकि जब बात बबुआ से शुरू होकर बथुआ पर आ जाए तो समझ लीजिए कि आने वाले चुनावी दंगल की पटकथा कितनी बारूद भरी हो सकती है। एक तरफ सत्ता का बुलडोजर है तो दूसरी तरफ पलटवार की साइकिल की रफ्तार। जिस तरह से अखिलेश यादव ने सतुआ बाबा के बहाने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा और राजा भैया की रहस्यमयी खामोशी ने संगम की रेती पर सियासी खिचड़ी पकाई है, उसने लखनऊ के गलियारों में बेचैनी बढ़ा दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस युद्ध में जनता का दिल कौन जीतेगा। लेकिन इतना तो तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी कई और धमाके होने बाकी हैं, क्योंकि यहाँ सियासत कभी सोती नहीं, बस करवट बदलती है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रोक कर लेते हैं अगले मुद्दे के बारे में। उत्तर प्रदेश की सियासत में बबुआ और बथुआ का शोर अभी थमा नहीं था कि अब दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कुंदाल और पगड़ी वाली नई सियासी जंग छिड़ गई है। राहुल गांधी और कांग्रेस ने केंद्र सरकार के नए जी राम जी कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसे मनरेगा बचाओ मुहिम का नाम देकर एक बड़े आंदोलन की नींव रख दी है। जी हां, रायबरेली से लेकर दिल्ली के श्रमिक सम्मेलन तक राहुल गांधी का किसान अवतार चर्चा में हैं, जहां वे सिर पर पगड़ी बांधे और हाथ में कुंदाल थामे सीधे मजदूरों के हक की बात कर रहे हैं। कांग्रेस इसे मोदी सरकार का गरीबों के हक पर सीधा हमला बता रही है और राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि जैसे काले कृषि कानूनों को वापस कराया था, वैसे ही इस नए कानून को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए जानते हैं इस बड़ी सियासी हलचल की पूरी इनसाइड स्टोरी। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हाथ में कुंदाल लेकर खड़े हुए तो संदेश साफ था कि कांग्रेस अब मनरेगा के मुद्दे को 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव और आगामी विधानसभा चुनावों का सबसे बड़ा हथियार बनाने जा रही है। राहुल गांधी का कहना है, जी राम जी कानून महज एक जुमला है जिसका असली मकसद मनरेगा को खत्म कर गरीबों को अडानी अंबानी जैसे बड़े घरानों पर निर्भर बनाना है। कांग्रेस का आरोप है कि जो पैसा पहले सीधे मजदूरों के खाते में जाता था, अब वह ठेकेदार और अफसरों की जेब भरेगा। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। मनरेगा का कॉन्सेप्ट गरीबों को अधिकार देने का कॉन्सेप्ट था। अब उस कॉन्सेप्ट को नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी खत्म करना चाहते हैं। आइडिया है कि दिल्ली की सरकार डिसाइड करेगी कहां जाएगा पैसा, कितना पैसा जाएगा, कौन से स्टेट को मिलेगा, वो इंप्लीमेंट करेंगे सेंट्रलाइज तरीके से। और मेन बात यह है कि जो पहले मजदूरों को मिलता था,
अब वो ठेकेदारों को और ब्यूरोक्रेसी को मिलेगा। किसान बिल संविधान पर आक्रमण था, नोटबंदी, गलत जीएसटी, और अब ये आइडिया यही है कि हमारा जो संविधान है उसे खत्म करो। वन मैन वन वोट का जो कॉन्सेप्ट है उसे खत्म करो, लोकतंत्र को खत्म करो, और जो आजादी से पहले हिंदुस्तान था, जहां पे एक व्यक्ति, राजा महाराजा, एक व्यक्ति पूरा डिसाइड करता था, सारे के सारे एसेट्स उनके हाथ में हुआ करते थे, और जो भी वो करना चाहते थे वो करते थे, वैसा हिंदुस्तान वो फिर से लाना चाहते हैं। और इनकी इंटेंशन रुकने की नहीं है, क्योंकि ये जो मॉडर्न इंडिया का स्ट्रक्चर है इसको ये बदलना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। आपको बता दें, देश भर से आई मिट्टी और पौधों में डालकर राहुल ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप देने की बड़ी कोशिश की है, ठीक उसी तर्ज पर जैसा किसान आंदोलन के वक्त हुआ था। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस मुद्दे पर विपक्षी एकजुटता का फेविकोल बन पाएगी? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एसआईआर को पहले ही नया एनआरसी बताकर मोर्चा खोल रखा है, लेकिन वे मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस को कितना क्रेडिट देंगे, ये बड़ा सवाल है। वहीं बिहार में तेजस्वी यादव और बंगाल में ममता बनर्जी जैसे छत्रप इस बात को लेकर सतर्क हैं कि कहीं कांग्रेस उनके जनाधार में सेंध न लगा दे। कर्नाटक में तो मामला इतना गर्मा गया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के अभिभाषण में मनरेगा विरोध की बात कह दी, जिससे पढ़ने से राज्यपाल ने इनकार कर दिया और सदन छोड़ दिया। ऐसे में अभी देखना होगा कि क्या राहुल गांधी की एक कुंदाल राजनीति बंजर जमीन को कांग्रेस के लिए उपजाऊ बना पाएगी? क्या मनरेगा मजदूर भी किसानों की तरह सड़कों पर उतरकर सरकार को झुकाने पर मजबूर करेंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी शांत बैठने वाली नहीं है, बस इसे मजदूर विरोधी कांग्रेस का प्रोगंडा बताकर पलटवार की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बिछी इस नई विसात ने यह तो साफ कर दिया है कि 2026 और 2027 की सियासी लड़ाई अब खेत खलियान और मजदूरी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। खैर, खबरें अब तक में जाते जाते आपको आज के एक अहम मुद्दे से भी रूबरू कराते हैं। केरल के कोझिकोड से पय्यानूर जा रही एक अहम बस, या यूं कहें एक आम बस, जिसमें सवार लोग शायद अपनी मंजिल का इंतजार कर रहे थे। किसे पता था कि इसी भीड़ में एक निर्दोष शख्स अपनी मौत के साथ सफर कर रहा है। जी हां, सोशल मीडिया पर 26 सेकंड के एक वीडियो ने न केवल 41 वर्षीय दीपक की जान ले ली, बल्कि महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे को भी व्यूज और लाइक की आंधी में दफन कर दिया। एक कंटेंट क्रिएटर की वायरल होने की सनक ने एक हंसते खेलते परिवार के इकलौते सहारे को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। दरअसल पूरी घटना 16 जनवरी की है। एक महिला ने चलती बस में एक वीडियो बनाया और दावा किया कि दीपक नाम के एक युवक ने उन्हें गलत तरीके से छुआ है, लेकिन वीडियो में महिला मुस्कुरा रही थी, वो जरा भी असहज नहीं थी। लेकिन उनकी जुबान से निकला हर शब्द दीपक के चरित्र पर कालिक पोतता रहा। उन्होंने जानबूझकर वीडियो को वायरल करने की अपील की, जिसके बाद वीडियो वायरल हुआ। 20 लाख लोगों ने उसे देखा और शुरू हो गया सोशल मीडिया का वो इंसाफ जो बिना सबूत के किसी को भी अपराधी घोषित कर देता है। दीपक को ट्रोल किया गया, उन्हें दरिंदा कहा गया, जिसके बाद अपमान का ये बोझ दीपक नहीं सह पाए और 18 जनवरी को उन्होंने आत्महत्या कर ली। बाद में जब बस के सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयान सामने आए तो सच ने सबके होश उड़ा दिए। दीपक बेगुनाह थे, बस भीड़ और झटकों की वजह से महज एक संपर्क हुआ था, जिससे महिला ने सनसनी बना दिया। आज दीपक के बुजुर्ग माता पिता रो रो कर बुरा हाल है। उनका बेटा अब कभी लौट कर नहीं आएगा। हालांकि महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है, लेकिन क्या इससे दीपक वापस आएगा? इस घटना ने केरल समेत पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लोग गुस्से में हैं और विरोध के अनोखे तरीके अपना रहे हैं।
वहीं ये घटना उन करोड़ों महिलाओं के साथ अन्याय भी है जो सच में छेड़छाड़ का शिकार होती हैं, क्योंकि ऐसी झूठी घटनाओं के बाद लोग असली पीड़ितों पर भी यकीन करने से कतराने लगते हैं। आज सवाल उन सभी से है जो बिना सोचे समझे एक वीडियो को देखकर किसी की जिंदगी का फैसला कर लेते हैं। क्या सोशल मीडिया का इंसाफ अब अदालतों से बड़ा हो गया? उस महिला जो शायद व्यूज मिल गए होंगे, लेकिन एक माँ ने अपना बेटा और एक बूढ़े पिता ने अपने बुढ़ापे का सहारा खो दिया। ये घटना एक चेतावनी है कि मोबाइल का कैमरा हाथ में होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी की गरिमा के साथ खेलें। याद रखिए, इंटरनेट पर निकली वायरल चिंगारी जब आग बनती है तो उसमें सिर्फ बेगुनाह ही जलते हैं। कानून को अपना काम करने दें, क्योंकि कैमरे के पीछे छिपी हर मुस्कान सच्चाई नहीं होती। तो आज खबरें अब तक में आपने देखा किस तरह सियासत कभी बथुआ के स्वाद में उलझती है तो कभी कुदाल के जरिए सत्ता की जमीन खोदने की कोशिश करती है। लेकिन इन सब के बीच केरल की घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां वायरल होना किसी की जिंदगी से ज़्यादा कीमती हो गया है। फिलहाल आज के लिए खबरें अब तक में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।